नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जो है जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हमलावर दिखाई दिए, उन्होंने क्या कुछ जो है अपने तथ्य रखे, आपको सुनाते हैं। क्या राजना है, वंदे मातरम से जो भाव पैदा होते हैं, वह भाव जो इमोशंस पैदा होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड इन वर्ड्स। उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। यह एक आजादी का जज्बा भी देता है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम सबको प्रेरित भी करता है। इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 1875 when the Britishers हमारे ऊपर अपना नेशनल एंथम थोपना चाहते थे और वो हर स्कूल में, हर जगह गॉड सेव द क्वीन, इस धुन को वो प्रतिपादित करना चाहते थे, वो यहां पर लाना चाहते थे। उस समय हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्हें हम बंकिम बाबू के नाम से जानते हैं, उन्होंने देश को वंदे मातरम का गीत दिया और यह वंदे मातरम का गीत एक तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट इसने किया, जो सदियों से हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारी आजादी पर जो कुठाराघात किया जा रहा था, उसको जागृत करने का काम किया। तो इस वंदे मातरम गीत ने किया, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये 1882 में ये आनंद मठ में जोड़ दिया गया और जैसा मैंने कहा कि इसका लाइटनिंग इफेक्ट रहा। वंदे मातरम के गीत कोई राजनीतिक भूमि की लड़ाई नहीं थी। वह लड़ाई गुलामी से मुक्ति पाने की लड़ाई थी और उसके साथ साथ वह जो हमारे दिलों में हजार साल से गुलामी का जो दबाव हमारे ऊपर था, उससे निकल करके मुक्ति पाने की आशा का किरण थी। यह इस गीत से हमको संबोधित होता है, प्रतिपादित होता है। और बंकिम चंद्र जी ने ये गीत तब लिखा जब अंग्रेजों ने यह रिवायत बना ली थी कि भारत की संस्कृति को हर तरीके से तोड़ा जाए, उस पर घात किया जाए और संस्कृति को डिमीन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, ताकि भारतीयों के मन में स्व की भावना को कुंठित करने में वह सहयोगी बने। और ऐसे समय में बंकिम चंद्र जी ने कहा, यह भारत देश, यह ज्ञान और समृद्धि की देवी है, भारत माता, ये ज्ञान और समृद्धि की देवी है। उन्होंने मां लक्ष्मी से, मां दुर्गा से, मां सरस्वती से, यानी शक्ति, धन धान्य और विद्या इसकी दायिनी है। यह इस देश के भाव को उन्होंने जागृत किया और इसके साथ साथ यह कहा कि भारत के दुश्मनों के लिए मां भारती अपनी चंडी की तरह खड़ी है और शस्त्र के साथ खड़ी है। यह भी बात हम सबको ध्यान रखना है। यह मंत्र इतना कारगर सिद्ध हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इस गीत को बैन कर दिया और यहां तक हो गया कि वंदे मातरम गाया जाएगा या वंदे मातरम का स्लोगन लगाया जाएगा तो उसके जेल के शिक्षकों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसको एक नहीं, इसके अनेकों उदाहरण हम सबको देखने को मिलते हैं। जब विनायक दामोदर दास सावरकर ने अपने लेख में जब वंदे मातरम पर लेख लिखा, जो विहारी के अंक में छपा, तो जो उनको सजा दी गई, उस सजा में चार्जशीट में यह जोड़ा गया कि आपने वंदे मातरम में जो आर्टिकल लिखा है वो सिडिशियस है, वह देश का द्रोह है और इसलिए आपको जो सजा है वो 2 टर्म की, 2 जन्मों की
काला पानी आपको भेजा जाता है, उनको अंडमान भेजा गया था। यानी वंदे मातरम से ब्रिटिश कितने घबराते थे, कितने चिंतित होते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है, ये करोड़ों लोगों को जगा रहा है, ये करोड़ों लोगों में स्व की भावना प्रेरित कर रहा है। उसी तरीके से जब श्री अरबिंदो ने लगभग 6 आर्टिकल्स इस पर लिखे, 7 आर्टिकल्स लिखे, तो वंदे मातरम पर वो हिंदू प्रकाश में प्रकाशित हुआ, तो श्री अरबिंदो को भी अरेस्ट किया गया और बाद में वो पुडुचेरी चले गए, वो भी हम सबको मालूम है। वंदे मातरम का सिर्फ उत्तर भारत में, मध्य भारत में ही प्रभाव था या पूर्वी भारत में प्रभाव था, ऐसा नहीं। इसकी आवाज और इसकी गूंज साउथ में तमिलनाडु तक भी पहुंची, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। वहां भी जब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने एक एक फरियादी की समस्याओं को ध्यान से सुना। साथ ही इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। उधर रियान स्कूल गोलचक्कर पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन के कारण यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यातायात विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन को मुख्य मार्ग से हटवाकर साइड में खड़ा कराया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में 2 दिन गतिरोध भी हुआ। इससे एक प्रकार की गैर समझ, गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग ये चर्चा नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, संसद ये देश का चर्चा का सबसे बड़ा पंचायत है और हम भाजपा वाले, एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते। कोई भी मुद्दा हो, संसद के नियमों के अनुसार
चर्चा के लिए हम तैयार रहते हैं। हमने 2 दिन तक विपक्ष के चर्चा करी कि इसको बाद में किया जाए, 2 सत्र बाद में किया जाए, मगर नहीं माने। हमने हाँ भर दी। मेरा दायित्व है मान्यवर कि हमने क्यों ना बोली थी। ना बोलने के 2 कारण थे। एक कारण था कि चर्चा गहन पुनः निरीक्षण के नाम पर वो मांगते थे, एसआईआर के नाम पर मांगते थे। मान्यवर, मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि एसआईआर पर इस सदन पे चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि गहन पुनः निरीक्षण की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है। भारत का चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ये सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर जब चर्चा होती है और कुछ सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसका जवाब कौन देगा? मान्यवर, जब उन्होंने कहा कि हम चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हम तुरंत मान गए और आज चुनाव सुधार पर ही चर्चा हुई। मान्यवर, लगभग 63। प्लीज मान्य दादा, आप बीमार हो, मैं समझ रहा हूं, मगर बीमार ज्यादा हो तो घर पे रहा करो, यहां सदन का माहौल मत बिगाड़िए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने प्लीज ऐसे माहौल, अरे यार, व्यक्तिगत बात है मेरी और दादा के बीच में, माहौल ठीक रहना चाहिए। मान्यवर, 63 सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष से इस चर्चा में हिस्सा लिया है और जो चर्चा का समय हुआ था तय, उससे ज्यादा आपने समय लिया है। इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरी देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर, ये देश के संविधान में, मान्यवर, ये देश के संविधान से, संविधान के अनुच्छेद 2 से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में
क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326? मान्यवर, इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये तीनों चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है? इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से। 65-66 में भी हुआ एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ,
नरसिम्हा राव थे, 2002 और 3 में हुआ तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ, उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, और इस वक्त हम हैं। ये पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं मानो। समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर एक बीच में एक घटना में जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं कटते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं कटते थे, एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयंबटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है तो उसका नाम कोयंबटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था, क्योंकि 2010 में मैं बताता हूं किस मैं बख्शूंगा नहीं, अब चिंता मत करो, क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो गहन पुनर्निरीक्षण क्या है मानो? एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए मान्यवर। ये एसआईआर और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं, मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है, ये थोड़े विदेशी दे देते थे वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर कि ये नहीं देना चाहिए। दादा बैठ जाइए प्लीज प्लीज। मान्यवर इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदय बोला कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन 1995 में एक वाद हुआ मान्यवर, भारत की सर्वोच्च अदालत तक वो वाद पहुंचा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।